आपने दिल्ली विमान हादसा तो सुना ही होगा, इवन मैंगलोर का भी सुना होगा, लेकिन बेंगलोर विमान हादसे के बारे में कभी नहीं सुना होगा, जो कि इंडिया का ये भी सबसे दर्दनाक हादसा में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि एरोप्लेन सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन आम गाड़ियों की तरह यहाँ आसमान में एक छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। खासकर लैंडिंग के वक्त यह पल ऐसा होता है जहाँ पे पायलट को बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने रहना पड़ता है। अगर यहाँ पर एक भी गलती या थोड़ा सा नज़रअंदाज हुआ, उसके बाद तो हादसा होने से कोई भी टाल नहीं सकता। लिहाजा ये क्रैश भी कुछ ऐसा ही तार से जुड़ा हुआ है। कैसे उस दिन पायलट की एक छोटी सी गलती के कारण ज़्यादातर इस विमान में बैठे यात्रियों को मौत के मुंह में जाना पड़ा था। तो आइए जानते हैं इस घटना को आज के इस एपिसोड में। 14 फरवरी 1990 बॉम्बे के सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी उस वक्त के सबसे मॉडर्न, एडवांस और लेटेस्ट फ्लाई बाय वायर एयरबस A320 मॉडल का विमान इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605, जो कि अपनी अगली मंजिल के उड़ान के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन उस दिन इस उड़ान से पहले इस फ्लाइट ने बॉम्बे टू गोवा और गोवा टू बॉम्बे दो अलग अलग कोड में उड़ान भरी थी, एक फ्लाइट 669 और एक फ्लाइट 670 के रूप में। मतलब ये था कि इस फ्लाइट का सिर्फ फ्लाइट नंबर ही बदला था, बट फ्लाइट यही थी। लेकिन ये थर्ड सेक्टर बॉम्बे टू बेंगलोर फ्लाइट 605 के रूप में फ्लाई करने वाली थी। थोड़ा सा आपको इससे हटके बता दूं कि 1990 के वक्त मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था और छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था। खैर, अपने शेड्यूल से 1 घंटे लेट तकरीबन दोपहर के 11:58 पर 139 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर के साथ इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605 अपने अगले मंजिल के लिए रवाना हो जाती है। चालक दल की बात करें तो इस फ्लाइट पर 2 हाईली क्वालिफाइड एंड काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे। लेफ्ट सीट पर बैठे कैप्टन सिरिल फर्नांडिस, जिन्हें कि 9307 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, लेकिन इस एयरबस A320 पे सिर्फ 68 घंटा ही हुआ था। सो इसलिए अभी एक कैप्टन नहीं बल्कि फर्स्ट ऑफिसर थे एंड इनकी इस फ्लाइट पर ट्रेनिंग चल रही थी। 44 वर्षीय पायलट सतीश कपूरकर, जो कि इस विमान के मेन कैप्टन थे, बट उस दिन ये 2 रोल निभा रहे थे, पहला को पायलट के रूप में और दूसरा चेक पायलट के रूप में। चेक पायलट असल में कैप्टन ही होते हैं। चेक पायलट का काम ये होता है कि अपने से जूनियर पायलट का टेस्ट लेते हैं कि ये जूनियर पायलट नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस के लिए कब, कहाँ और कैसे डिसीजन ले रहा है और फ्लाइट को किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है। खैर, तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद इस विमान का पायलट बेंगलोर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क साधते हैं और मैक्सिमम ऊंचाई से डिसेंड करके 4600 फीट पर आने का परमिशन मांगते हैं और बिना किसी रुकावट के इसकी क्लियरेंस भी मिल जाती है। क्लियरेंस मिलने के बाद यह विमान धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, बट यह फ्लाइट मैन्युअल डिसेंडिंग न करके ओपन डिसेंड कर रही थी और ऐसा पायलट के द्वारा किया जा रहा था। पर आगे की कहानी समझने के लिए सबसे पहले आपको मैन्युअल डिसेंड और ओपन डिसेंड समझना होगा। जब फ्लाइट का ऑटो पायलट खुद से फ्लाइट को डिसेंड करवाती है तो उसे कहते हैं मैन्युअल डिसेंड। जब पायलट अपने हिसाब से प्लेन को डिसेंड कराता है तो उसे कहते हैं ओपन डिसेंड। मैन्युअल डिसेंड के लिए फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में पहले से ही पायलट के द्वारा एल्टीट्यूड सेट किया हुआ रहता है, बट ओपन डिसेंड के लिए FC पैनल में एल्टीट्यूड नोब को घुमाकर डिजायर एल्टीट्यूड को इनपुट करना पड़ता है एंड इसी एल्टीट्यूड नोब को पुल करना होता है। देन इसके बाद एल्टीट्यूड सिलेक्ट हो जाती है और इसके बाद फ्लाइट नीचे जाना शुरू हो जाती है। मैंने डिसेंड में थ्रस्ट आइडल नहीं होता, बट ओपन डिसेंड में थ्रस्ट आइडल हो जाता है। मतलब ये है कि इंजन का थ्रस्ट पावर एकदम 0% पर चला जाता है जब तक विमान सिलेक्टेड एल्टीट्यूड पर ना चला जाए। सो इस फ्लाइट का पायलट विमान को नीचे उतारने के लिए 4600 फीट एल्टीट्यूड सिलेक्ट किया था। इतनी एल्टीट्यूड को सिलेक्ट करने के बाद फ्लाइट ओपन डिसेंड करते हुए मैक्सिमम ऊंचाई से नीचे आने लगती है। कुछ मिनट के डिसेंडिंग के बाद फ्लाइट का एल्टीट्यूड कैप्चर मोड एक्टिवेट हो जाता है एंड फ्लाइट की ऊंचाई अभी जमीन से लगभग 4938 फीट थी। एल्टीट्यूड कैप्चर मोड तभी एक्टिवेट होती है जब फ्लाइट सिलेक्टेड एल्टीट्यूड से तकरीबन 300 से 400 फीट ऊपर होती है। यानी फ्लाइट 605 को अभी नीचे 4600 फीट पर आने के लिए लगभग 388 फीट की ऊंचाई बची थी। मतलब ये था कि जितना एल्टीट्यूड डिसेंडिंग के लिए सेट किया गया था, कुछ ही सेकंड में विमान उसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई करेगी। बट यहाँ 4938 फीट पर एक दिक्कत हो जाती है। फ्लाइट अभी नॉर्मल ग्लाइड पाथ से लगभग 600 फीट ऊपर थी, इसलिए कैप्टन फर्नांडिस यहाँ चीफ पायलट से कहते हैं कि इस लैंड को अबोर्ड करके हम गो अराउंड करेंगे, देन सीधा 6000 फीट ऊपर जाएंगे एंड एक सर्कलिंग करके फिर से बेटर ग्लाइड पाथ के लिए फ्लाइट को अलाइन करेंगे। चेक पायलट कैप्टन कपूरकर फर्नांडिस के बात को नोटिस करके फर्नांडिस से पूछते हैं कि आप गो अराउंड करना चाहोगे या वर्टिकल स्पीड के साथ जाना चाहोगे।
तो पायलट फर्नांडिस कहते हैं ओके आई विल चूज वर्टिकल स्पीड, लेकिन ग्लाइड पाथ को जल्दी कैप्चर करने के लिए रेट ऑफ डिसेंट नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हाई रखना था। अगर यहाँ रेट ऑफ डिसेंट 700 फीट पर मिनट रखा जाता तो फ्लाइट ग्लाइड पाथ को कैप्चर नहीं कर पाता, इसलिए दोनों पायलट ने रेट ऑफ डिसेंट 1000 फीट पर मिनट रखने का डिसीजन लिए। हाँ, ये स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा तो था, लेकिन इससे फ्लाइट ग्लाइड पाथ पर तुरंत अच्छे से अलाइन कर जाती। यार कैप्टन को पूछकर इसके बाद वर्टिकल स्पीड को सेट कर देते हैं एंड अब फ्लाइट वर्टिकल स्पीड मोड में नीचे आने लगती है। तकरीबन कुछ मिनट बीतने के बाद जैसे ही अब विमान 1000 फीट पर आती है तो बेंगलोर एटीसी के द्वारा इस फ्लाइट को फाइनल लैंडिंग क्लियरेंस मिल जाती है। लेकिन टचडाउन के लिए अभी 1000 फीट नीचे और जाना था, तो लैंडिंग चेकलिस्ट कंप्लीट करने के बाद कैप्टन को पूछकर वर्टिकल स्पीड के नोब को घुमाकर रेट ऑफ डिसेंट फिर से 700 फीट पर मिनट पर सेट कर देते हैं एंड अगेन फ्लाइट वर्टिकल स्पीड मोड में नीचे आने लगती है। बट कैप्टन को पूछकर इस बात से अनजान थे कि उन्होंने वर्टिकल स्पीड के नोब को न घुमाकर एल्टीट्यूड नोब को घुमाकर 700 फीट पर कर चुके हैं एंड यह विमान वर्टिकल स्पीड मोड में नहीं बल्कि दोबारा से ओपन डिसेंट मोड में चली गई। मैंने आपको क्या बोला था कि फ्लाइट जब भी ओपन डिसेंट मोड में जाती है तो थ्रस्ट आइडल हो जाता है, जिसके बाद विमान का दोनों इंजन बिल्कुल थ्रस्ट पावर प्रोड्यूस ही नहीं करता। सो यहाँ पर इस फ्लाइट के साथ यही गलत हुआ। गलत नोब घुमाने के कारण विमान गलत तरीके से डिसेंडिंग करने लगी। डिसेंडिंग करते हुए जैसे ही विमान सिलेक्टेड एल्टीट्यूड 700 फीट पर आया तो थ्रस्ट पावर 0% होने के कारण फ्लाइट का कंप्यूटर फ्लाइट के लेवल को मेंटेन ही नहीं कर पाया, जिसके कारण विमान और तेजी से नीचे गिरने लगी एंड इसी दौरान अचानक से रेडियो एल्टीमीटर का कॉकपिट में साउंड आता है 400 फीट। देन इसके बाद कैप्टन को पूछकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और फर्नांडिस से कहते हैं तुम कंटिन्यू फ्लाइट को ओपन डिसेंट में डिसेंड करवा रहे थे, आर यू मैड? इतना कहते ही कैप्टन को पूछकर फिर से फर्नांडिस को कहते हैं तुम जल्दी से फ्लाइट डायरेक्टर को ऑफ करो। फर्नांडिस कहते हैं ओके, फ्लाइट डायरेक्टर को मैंने ऑफ कर दिया। बट अगेन को पूछकर फर्नांडिस से कहते हैं तुमने मेरे साइड का फ्लाइट डायरेक्टर को ऑफ नहीं किया। देन फर्नांडिस कैप्टन साइड के भी फ्लाइट डायरेक्टर को ऑफ कर देते हैं एंड इसके बाद जैसे ही विमान 135 फीट पर आता है तो कैप्टन को पूछकर पूरी तरह से सदमे में पड़ जाते हैं और कहते हैं अब क्या होगा। बट इस वक्त इन्हें फ्लाइट के कंट्रोल को संभालना चाहिए था। चलो ये नहीं सही, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर फर्नांडिस ने थ्रस्ट लीवर को आगे पुश करके इंजन के पावर को फुल बढ़ा देते हैं ताकि स्पीड मेंटेन हो जाए और विमान जल्दी से जल्दी क्लाइंब कर जाए। बट अफसोस ऊंचाई और समय इतनी कम थी कि यह विमान अपना हाइट रिगेन नहीं कर पाया एंड लास्टली इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605 रनवे के थ्रेशोल्ड से तकरीबन 700 मीटर दूर गुल्फ कोर्स फील्ड में जाकर क्रैश हो गया। लेकिन क्रैश इस तरह से हुआ था कि इस विमान का ढांचा सिर्फ 40% ही डैमेज हुआ था, पर इम्पैक्ट के बाद आग लगने के कारण विमान धू कर चलने लगी। इसके बावजूद भी कुछ पैसेंजर्स विमान के अंदर से निकलने में सक्षम हो गए। इन पैसेंजर्स की जान एक फ्लाइट अटेंडेंट के ही बदौलत बच पाई थी। अगर वो ना होती तो शायद उस दिन बहुत सारे यात्रियों की जान चली जाती। हुआ था कुछ ऐसा कि जिस वक्त विमान की टक्कर जमीन से हुई थी तो रियर केबिन में 3 फ्लाइट अटेंडेंट बैठी थी, जिसमें से 2 घायल हो गई थी। बट जो तीसरी थी वो पहले से अवेयर थी कि फ्लाइट क्रैश होने जा रहा है। जैसे यह विमान क्रैश होकर थमा तो ये तीसरी एयर होस्टेस अपने सीट पर से इमीडिएटली उठकर रियर केबिन के दोनों दरवाजों को खोल दी और कहने लगी अब लोग जल्दी से जल्दी विमान को खाली कर दे। पर इंजरी के कारण बहुत सारे पैसेंजर्स ने थोड़ा सा लेट से रिएक्ट किए थे, बट किसी तरह करके उन लोगों ने जल्दी से जल्दी विमान को खाली कर दिया। लेकिन कुछ यात्री इतने भाग्यशाली नहीं थे कि वो विमान को खाली कर पाए और उन लोगों की मौत दम घुटने और जलने से हो गई थी एंड वो जो 2 फ्लाइट अटेंडेंट बेहोश हुई थी वो भी निकल गई थी। पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू को कुल मिलाकर इस विमान पर 146 लोग सवार थे, जिसमें से 92 लोगों की मौत हो गई थी और सिर्फ 55 ही लोग बच पाए थे। लेकिन इस घटना की सबसे अजीब बात यह थी कि फायर फाइटर्स को क्रैश साइट पर पहुंचने में तकरीबन 25 मिनट का समय लग गया, जबकि मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट ही लगना चाहिए था। इतना लेट इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त एटीसी से फायर फाइटर्स को संपर्क करने के लिए कोई साधन ही नहीं था और अलर्ट करने के लिए ना ही कोई सायरन थी। पर क्रैश के बाद जब आसमान में धुआं उठा तब फायर फाइटर्स को पता चला कि वहाँ पे कोई फ्लाइट क्रैश भी हुई है। देन उसके बाद वो आग बुझाने के लिए उतने देर से क्रैश साइट पर पहुंचे थे। एंड एक चीज और, आप लोग कभी फ्लाइट अटेंडेंट का मजाक मत उड़ाना और ये भी मत सोचना कि सिर्फ वो कॉफी या पानी बांटती है, क्योंकि उन्हें फूड सर्व करने के अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स पता होता है जो कि पायलट को भी पता नहीं होता एंड किसी तरह का इमरजेंसी कंडीशन में वो आपकी जान भी बचा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसी फ्लाइट का देख लो,
थर्ड फ्लाइट अटेंडेंट अपने कलीग्स की जान की ना परवाह करके पैसेंजर्स की जान की परवाह की, तभी तो उन 54 यात्रियों की जान बच पाई थी। एंड आई होप आप फ्लाइट अटेंडेंट की रिस्पेक्ट करोगे और उनसे मिसबिहेव नहीं करोगे। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।